करीब 1000 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी की महान सभ्यता और इसके महान शहर अस्तित्व में रहे। इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यह इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय है। दरअसल इस सभ्यता के अलग-अलग शहरों में पतन के अलग-अलग साक्ष्य मिलते हैं, इसलिए कोई एक राय बनाना मुश्किल है। आइए देखते हैं इस सभ्यता के पतन के लिए दिए गए अलग-अलग सिद्धांतों को। विदेशी आक्रमण या आर्य आक्रमण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इस सभ्यता पर वैदिक आर्यों द्वारा हमला किया गया था। ये आर्य बाहर से आए थे और ये योद्धा थे। इन्होंने हड़प्पाई कस्बों और शहरों को नष्ट कर दिया। हड़प्पा के लोगों का नरसंहार किया और सभ्यता अचानक समाप्त हो गई। इस सिद्धांत को आर ई मॉर्टिमर, व्हीलर, वी गार्डन चाइल्ड और स्टुअर्ट पिगेट जैसे विद्वानों का समर्थन प्राप्त है। इन्होंने इस सिद्धांत के समर्थन में पुरातात्विक साक्ष्य और ऋग्वेद के संदर्भों पर बल दिया। दरअसल मोहेंजोदड़ो में 37 कंकाल मिले। इनमें से कुछ सड़कों पर और कुछ कुओं के पास पाए गए। इनमें से 13 कंकाल एक ही कमरे में पाए गए हैं। इनमें से कुछ कंकालों पर जख्म के निशान हैं। इससे लगता है कि इन लोगों पर कोई तेज धार वाले हथियार से हमला किया गया था। इससे यह समझ में आता है कि मोहेंजोदड़ो शहर पर अचानक से हमला हुआ था और सुरक्षा के लिए भागते समय उनकी हत्या कर दी गई। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर और वित्राहन के रूप में बताया गया है। पुरंदर का अर्थ है किले जैसी वस्तुओं का नाश करने वाला। वहीं वृत्त एक राक्षस है जो नदियों में पानी के प्रवाह को बाधित कर रहा था। उसका नाश करने वाला वृत्राहन इंद्र है। इस प्रकार आर्यों ने हड़प्पा वासियों के बांध को नष्ट कर दिया, जिससे कृषि उत्पादन अत्यधिक प्रभावित हुआ। किलेबंद बस्तियों के नष्ट हो जाने से सिंधु घाटी सभ्यता का अचानक पतन हुआ। लेकिन जब हम इन तर्कों का परीक्षण करते हैं तब वास्तविकता कुछ और ही जान पड़ती है। मोहेंजोदड़ो में ठीक बात है कि 37 कंकाल मिले हैं, लेकिन ये अलग अलग स्तर विन्यास के हैं, जिससे पता चलता है कि उनका जीवन काल अलग अलग था और उनकी मृत्यु भी अलग अलग कारण और परिस्थितियों में हुई थी। कंकालों पर जो जख्म के निशान हैं, उनके बारे में फॉरेंसिक जांचों से पता चलता है कि वो मृत्यु के समय ठीक हो रहे थे और उनकी मौत का कारण जख्म नहीं था। उधर जहां ऋग्वेद के संदर्भों की बात है, तो हाल के शोधों में यह अनुमान लगाया गया है कि वैदिक आर्य 1500 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश नहीं कर पाए थे और 1750 ईसा पूर्व तक अधिकांश हड़प्पा बस्तियों का पतन हो गया था। आर्यों और हड़प्पा सभ्यता के बीच लगभग 250 वर्षों का समय अंतराल था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्य आक्रमण नहीं हुआ था। इस प्रकार यह सिद्धांत दोषपूर्ण है। दूसरे कई विद्वान इस सभ्यता के पतन के लिए अलग-अलग कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे सर जॉन मार्शल और एस आर राव ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए बाढ़ को जिम्मेदार ठहराया है। मोहेंजोदड़ो शहर कम से कम 7 बार बाढ़ से नष्ट हो गए। दयाराम साहनी और बी.एल. राइस ने पानी के बढ़ते जल स्तर को इस सभ्यता के पतन का कारण माना है। इनके अनुसार हड़प्पा नगरों में बाढ़ आ गई, जिससे जीवन समाप्त हो गया। एम दिमित्रिये के अनुसार विस्फोट ने इस सभ्यता का पतन किया। विस्फोट के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर आग लग गई और हड़प्पा के शहर जल गए। राखी गढ़ी में आग से विनाश होने के साक्ष्य मिले हैं। के कैनेडी के अनुसार मलेरिया महामारी से सभ्यता नष्ट हो गई थी। कैनेडी ने मोहेंजोदड़ो में मलेरिया के कारण विनाश का प्रमाण खोजा। एस.टी. लैम्ब्रिक के अनुसार नदियों की धारा में परिवर्तन से सभ्यता नष्ट हो गई। कालीबंगा में हुई पुरातात्विक उत्खनन के आधार पर उन्होंने पाया कि घग्गर के बहाव में बदलाव के कारण शहर नष्ट हो गया था। डी.वी. अग्रवाल और आर.के. सूद के अनुसार सभ्यता शुष्कता में वृद्धि के कारण नष्ट हो गई थी। नदियों में पानी की मात्रा कम हो गई, शहरी जीवन अब टिकाऊ नहीं रह गया था, जिससे सभ्यता समाप्त हो गया। वहीं रॉबर्ट राइक्स के अनुसार टेक्टोनिक गड़बड़ी के कारण सभ्यता नष्ट हो गई थी।
सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप आया जिससे सभ्यता नष्ट हो गई। कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। इन सब लोगों ने तो अलग अलग बात कही, लेकिन इन सब सिद्धांतों में एक खामियां है। दरअसल 1400 से अधिक बस्तियों का पतन, जो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई थी, कोई एक कारण से नहीं हो सकता था। बाढ़ या भूकंप या नदियों का मार्ग परिवर्तन दो चार कस्बों को बर्बाद कर सकते थे। मलेरिया से एक शहर बर्बाद हो सकता था, पूरा सभ्यता नहीं। इस आधार पर इनमें से कोई भी सिद्धांत हड़प्पा सभ्यता के पतन का संतोषजनक व्याख्या करने में सफल नहीं हो पाता है। हाल के वर्षों में क्रमिक पतन का सिद्धांत दिया गया है, जो सबसे ठीक मालूम पड़ता है। एम ऑरेल स्टीन, वाल्टर फेयर सर्विस, मोहम्मद रफीक मुगल और अल्चीन द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया है। इनके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में क्रमिक पतन के साक्ष्य मिलते हैं। ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक क्रमिक घटना थी जो धीरे धीरे हुई, और पारिस्थितिकी असंतुलन या जलवायु परिवर्तन प्राथमिक रूप से इस सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार थे। हड़प्पा वासियों ने 1000 वर्ष से अधिक की अवधि तक गहन कृषि का अभ्यास किया, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। हड़प्पा वासियों ने आग का उपयोग करके जंगलों को साफ किया। वनों के जलने से वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग की घटना हुई, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हुआ, जिससे बाढ़ और सूखा बार बार आने लगे। भूमि की उर्वरता में गिरावट, अनिश्चित वर्षा, लगातार बाढ़ और सूखे ने हड़प्पा की कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और कृषि अधिशेष की मात्रा कम हो गई। ये कृषि अधिशेष ही था जिसने हड़प्पा के व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाया था। अब कृषि अधिशेष बहुत कम बचता था। यह सभ्यता तब तक फलता फूलता रहा जब तक कि कला, शिल्प, व्यापार, वाणिज्य और कृषि से जुड़ा संतुलन बरकरार रहा। जब यह संतुलन बिगड़ गया, तब इस सभ्यता का पतन शुरू हो गया। विदेशी व्यापार में गिरावट से यह प्रक्रिया और भी मजबूत हुई। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग कम हो गई, जिससे विदेशी धन का प्रवाह रुक गया। इन कारणों की वजह से शहरी जीवन अस्थिर हो गया और लोगों को शहरी केंद्र छोड़ना पड़ा। बहुत सारे हड़प्पा वासी अचानक से गांव में चले गए। शहरों से पलायन के परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। यह ध्यान रखने की बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मतलब ये नहीं है कि सभ्यता का संपूर्ण विनाश हो गया। इस सभ्यता का पतन का मतलब है शहरी स्वरूप का पतन। अब शहर के लोग शहरों में वास नहीं करते हैं और बाकी अलग अलग क्षेत्रों में जाके फिर से बसने लगते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिन जिन तरीकों का पालन कर रहे थे, उसकी निरंतरता आज तक के जीवन में किस प्रकार से है। यूपीएससी के लिए ये सब टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है।